आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी की डिस्कशन करने वाले हैं जो कि टॉपर्स लास्ट 30 डेज में फॉलो करते हैं। आपने दिव्यांश की स्टोरी सुनी होगी जिसमें वो खुद कह रहा है कि भैया मेरे 2-3 महीने सिर्फ और सिर्फ एक छोटी छोटी मिस्टेक आपके सिलेक्शन में या आपकी रैंक में गड़बड़ कर सकती है। जिस रात रिजल्ट आए उस रात एनटीए के पोर्टल पे आपके नाम के आगे क्वालिफाइड लिखा हो। अप्रैल का मंथ स्टार्ट हो चुका है और यही वो मंथ है जो ये डिसाइड करेगा कि आप एक अच्छी रैंक सेलेक्ट होते हैं या फिर से एक और अटेम्प्ट रह जाएगा। हम लोग आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी की डिस्कशन करने वाले हैं जो कि टॉपर्स लास्ट 30 डेज में फॉलो करते हैं। उनके ऐसे सीक्रेट्स रिवील करेंगे जो एक एवरेज बच्चा नहीं करता। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपर वर्सेस एवरेज चार्ट से, जिसके अंदर आप यहां पे देख सकते हैं कि ये वो चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए और ये वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है कि टॉपर्स फोकस मोर ऑन एग्जीक्यूशन, मतलब इस महीने में अब वो कुछ नया ट्राई नहीं करते हैं। जो ऑलरेडी उन्होंने पढ़ा हुआ है, जो ऑलरेडी उन्होंने तैयार किया हुआ है, उसको प्रॉपर डिलीवरी, उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन वाले पार्ट के ऊपर वो काम करते हैं। यानी उनका फोकस जितना उन्होंने पढ़ा है उसको टेस्ट के अंदर पूरा का पूरा उड़ेल देना, डिलीवर कर देने के ऊपर रहता है। जबकि एक एवरेज स्टूडेंट अभी भी प्रिपरेशन में, एक्सपेरिमेंट में, नए नए स्टडी मटेरियल, नए नए क्वेश्चन बैंक, नई नई किताबों में फंसा रह जाता है। वो सोचता है कि बस मैं बहुत सारा पढ़ लूं उससे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने अगर सिलेबस कवरेज किया है, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कवरेज किया है, तो वो आपका 50% पार्ट होता है। जबकि वो जो सिलेबस कवरेज किया है उसको डिलीवर कर देना बाकी का 50% पार्ट है, जो कि आपके पार्ट से मिसिंग अगर रहा तो आपने अच्छी तैयारी की, हार्डवर्क किया, फिर भी आपकी रैंक शायद जितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना आए। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है थरो एनालिसिस, मतलब जो भी आप काम कर रहे हैं उसका एनालिसिस करना जरूरी है। चाहे वो आज जो आपने पढ़ाई की उसमें कितना टाइम वेस्ट हुआ वो हो, या आपने जो पेपर किया उसमें जो गलतियां हुई उसका एनालिसिस हो। एवरी डे, एवरी आवर, एवरी एक्ट का एनालिसिस होना जरूरी है, ताकि उसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं आप उनका रिपीटेशन दोबारा ना करें। अवॉइड रिपीटेशन ऑफ मिस्टेक्स। मिस्टेक करना गलत बात नहीं है, मिस्टेक्स को बार बार रिपीट करना गलत बात है। आप ये मत सोचिए कि आपसे गलती हो गई। गलती होना गलत चीज नहीं है भाई, गलती दोबारा दोबारा होना गलत चीज है। यहां पर अगर आप अपना एनालिसिस ही नहीं करते या कैजुअल एनालिसिस करते हैं, सिर्फ पेपर आपके सामने आ गया और आपने उसको ऊपर ऊपर से देख लिया कि मेरा ये गलत हुआ है, ये राइट हुआ है, तो वो एनालिसिस प्रॉपर नहीं है, वो कैजुअल एनालिसिस है। जबकि डीप या थरो एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आप उसकी तह तक पहुंचे कि मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो कहां से गलत होना शुरू हुआ था। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो क्यों हुई, अगर सिली मिस्टेक हुई तो क्यों हुई, अगर मैंने पेपर ठीक से नहीं पढ़ा तो उस टाइम पे क्या मेरा फोकस नहीं था या क्या कारण था। यानी मिस्टेक क्या हुई प्लस मिस्टेक के पीछे का कारण क्या है, वहां तक पहुंचना जरूरी है। तभी तो उस कारण को आप अगर रिमूव करेंगे तभी तो वो मिस्टेक अवॉइड होगी। मिस्टेक को दोबारा रिपीट करने से हमें बचना है। तो जो टॉपर्स होते हैं वो मिस्टेक करने से नहीं डरते, रिपीटिशन ऑफ मिस्टेक से डरते हैं। तो आपको भी ऐसा करना जरूरी है। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लास्ट मंथ है इसमें एग्जाम प्रेशर नाम की चीज बहुत खतरनाक होती है, और इस चीज से बचने के लिए हमेशा आप अपनी परफॉर्मेंस ट्रैक कीजिए। जो टॉपर्स करते हैं कि जो मेरे नंबर पहले आ रहे थे क्या मैं उससे कम ला रहा हूं या उससे ज्यादा ला रहा हूं। हमेशा अपनी लास्ट परफॉर्मेंस से 5% का टारगेट ऊपर रखिए, ताकि आप हमेशा इंप्रूव करते रहें। किसी भी टाइम पे सेटल नहीं होना चाहिए। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं तब भी आपको हमेशा सोचना चाहिए कि जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं वो और ज्यादा इंप्रूव हों,
और अगर कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, और तो और ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इस वक्त किसी और मेरे दोस्त के या मेरे कलीग के मार्क्स कितने आ रहे हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। हो सकता है उसने तैयारी कब शुरू की है, उसके सिनारियो और आपके सिनारियो डिफरेंट हो सकते हैं। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। आपने दिव्यांश की स्टोरी सुनी होगी जिसमें वो खुद कह रहा है कि भैया मेरे 2-3 महीने सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में निकल गए और मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था, लेकिन मेरे माइनर्स के अंदर और इवन लास्ट के जो मेजर्स चल रहे थे उसके अंदर भी मेरे मार्क्स थोड़े कम हो रहे थे, लेकिन मैंने उसको कभी कंपेयर नहीं किया दूसरों से। मैंने बस ये सोचा कि मेरी जितनी तैयारी है उसमें मेरा 100% मार्क्स आ रहा है या नहीं। तो आप ये चेक कीजिए हमेशा कि आपकी खुद की जितनी तैयारी है उसमें से आप प्रॉपर 100% डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये चीज जानना और करना बहुत बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग यहां पर बात करते हैं कि आप इस टाइम पे साइकोलॉजी पे कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं। एक एवरेज बच्चा इस वक्त अपनी साइकोलॉजी पे कोई काम नहीं कर रहा होता, जबकि एक टॉपर हर चीज के लिए तैयार हो रहा होता है। एक ऐसी चीज जो वो एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है उसके लिए भी तैयार होता है, वो अपना पूरा टाइम मैनेजमेंट। सिर्फ ऐसा नहीं कि पेपर के अंदर 3 सब्जेक्ट हैं, उनका टाइम मैनेजमेंट उसको देखना है, जबकि पेपर के अंदर आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्विंग के अलावा ओएमआर फिलिंग का भी आपको टाइम रखना है। इवन आपको ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग योर नीट एग्जाम कुछ फॉर्मेलिटीज कराई जाती हैं, कुछ साइन करवाए जाते हैं, कुछ थंब इंप्रेशन लगवाए जाते हैं, तो उस फॉर्मेलिटी के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। आप अगर मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि एग्जाम वाले दिन, योर बिग डे के दिन, आपका फोकस ऐसा होना चाहिए कि आपके आसपास में क्या हो रहा है उससे आपको कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, इसके अलावा हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो एक 650 प्लस मार्क्स लाने का हैक बोल दीजिए, या ये बहुत सिंपल चीज है लेकिन इसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। सबसे पहले जैसा मैंने अभी बोला कि सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए, यानी आपने जो पढ़ रखा है उसको और रिवाइज कीजिए। ये नहीं कि आपको कोई कह रहा है भैया ये किताब पढ़ लेना अच्छा हो जाएगा, अगले दिन कोई और किताब पढ़ लिया, एक ही चैप्टर को आपने 50 किताब से पढ़ लिया और आप एक किताब भी पूरी नहीं कर पाए। दिस इज अ बिग नो, दिस इज अ बिग नो। ऐसा नहीं करना है। और हम जैसा हमेशा कहते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू और मार्क किए गए क्वेश्चंस हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, मार्क किए गए क्वेश्चंस हैं जो आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप सर्कल मार देते हैं या स्टार लगा देते हैं बाद में रिवाइज करने के लिए, या अपने फ्लैश कार्ड्स या अपने शॉर्ट नोट्स इनको हैंडी रखिए लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लास्ट महीने में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, वही चीजें जो आपने अपनी तैयारी के दौरान संजोई थी कि मैं इनसे पढ़ूंगा, अपने हैंडराइटिंग में जो आपने नोट्स बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे, फ्लैश कार्ड्स बनाए थे या क्वेश्चन मार्क किए थे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, उनको ही रिवाइज कीजिए। कोई भी नया मटेरियल, कोई भी नई चीज किसी ने आपको सजेस्ट कर दी और आप गुमराह हो गए तो ये चीज आपको डिरेल कर सकती है। आप ऐसा नहीं करेंगे, यही करेंगे जो पूरे साल भर करते आए हैं, वही करना है आपको बिग डे के दिन भी, जो आप लोग पूरे साल भर प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक और बात कि आप यहां पर रियल एग्जामिनेशन सिमुलेशन कीजिए, मतलब हर दिन 2 से 5 में अगर आप टेस्ट दे सकते हैं तो दीजिए, लेकिन हर दिन में एक प्रॉब्लम होता है कि आपको एनालिसिस का टाइम नहीं मिल पाता है ज्यादा, और अगर एनालिसिस कर भी लिया तो आप अपनी मिस्टेक्स को प्रॉपरली नहीं कर पाते, रिमूव नहीं कर पाते। तो आप कम से कम ऑल्टरनेट डे टेस्ट दीजिए, और अगर ऑल्टरनेट डे भी आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा लगती है तो एटलीस्ट 2 दिन 1 हफ्ते में आप टेस्ट जरूर दीजिए, और ये फ्रीक्वेंसी कम से कम होनी ही चाहिए। रियल टाइम सिमुलेशन मतलब 2 से 5 में दीजिए, ओएमआर भी रखिए, ओएमआर को फिल भी कीजिए, और जिस वक्त आप ये पेपर दे रहे हैं उस वक्त पूरी डेस्क क्लीन हो, सिर्फ क्वेश्चन पेपर आपके सामने हो, कोई और किताब वगैरह आसपास नहीं हो, चीटिंग करने का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही चीज आप अपने नीट वाले दिन भी करोगे। तो जैसा पेपर, जैसे माइंडसेट के साथ आप नीट वाले दिन बैठना चाहते हो, सेम पैटर्न में, सेम स्टाइल में आप यहां पर पेपर दीजिए। आपके सब्जेक्ट का सीक्वेंस, टाइम मैनेजमेंट और जो भी आपका फोकस है
वो सब कुछ सेम वैसा ही होना चाहिए जैसा आप नीट में रखने वाले हैं। एक और बात, यहां पर अपनी वीकनेस पर ब्रूटल ट्रैकिंग करनी है। मतलब आप ऐसे नहीं, अपनी जो वीकनेस है वो किस तरह की वीकनेस है कि आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, या फिर आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, या कंसेप्चुअल मिस्टेक कर रहे हो, या फिर टाइम मैनेजमेंट या फोकस की अगर कमी है, इन सब चीजों को आपको हल्के में नहीं लेना है। इस टाइम एक छोटी छोटी मिस्टेक आपके सिलेक्शन में या आपकी रैंक में गड़बड़ कर सकती है। तो आपको यहां पर पूरा पूरा ध्यान रखना है और एकदम डीप एनालिसिस करना है। छोटी छोटी मिस्टेक को भी आपको रिमूव करना है। ठीक है। एक और चीज, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती है। ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप हर चीज के लिए तैयार रहेंगे तो एग्जाम वाले दिन आपको सरप्राइज एलिमेंट नहीं मिलेगा, आपको कोई चौंकाएगा नहीं कि अरे ये क्या हो गया, और इस वजह से आप बढ़िया से परफॉर्म करोगे। एंजाइटी के ऊपर ओवरकम करने के लिए, फोकस को बढ़ाने के लिए और पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। आप तैयारी बेस्ट के लिए करें, लेकिन अगर सामने कुछ वर्स्ट हो जाए तो उसमें आपका प्लान बी क्या होता है उसके लिए भी तैयार रहें। मतलब इन दिनों में अपने आसपास में सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अपनी स्लीप साइकिल का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, बाहर मत जाइए ज्यादा। मतलब फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, छोटी सी फिजिकल एक्टिविटी जरूर कीजिए, लेकिन सिर्फ पूरा दिन बाहर नहीं रहना है। गर्मी बहुत है, गर्मी का ध्यान रखना है। ऐसी चीजें नहीं खानी है जो बहुत ज्यादा आपको सुला दे, छाछ पी के झक सो गए भैया, ये काम आपको अभी अवॉइड करना है। ये वाला महीना एक एक सेकंड कीमती है, उनको संजोइए, आपकी रैंक इंप्रूव जरूर होगी। ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं, इस पूरी चीज को समराइज कर दे रहे हैं कि 30 दिन में डे बाय डे आपको क्या करना है। क्योंकि अभी कुछ लोग 12th का एग्जाम दिए हैं तो सबसे पहले स्टार्ट 11 से कीजिए, या कहीं ना कहीं तो हमको स्टार्ट करना ही है, तो एक सीक्वेंस से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले कुछ दिन 7 से 8 दिन में आप 11th रिवाइज कीजिए, फिर अगले 7 से 8 दिन में आप 12th रिवाइज कीजिए। और रिवीजन के दौरान जैसा मैंने कहा था, नोट्स, एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, अपने मॉड्यूल और मार्क किए हुए क्वेश्चंस को अच्छे से एकदम ढंग से कीजिए। और फिर जब ये काम आपका 10-15 दिन में हो जाए तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है वो किस सब टॉपिक का है। अगर वो सब टॉपिक बार बार आपका वीक दिख रहा है या एक ही सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन बार बार गलत हो रहे हैं, तो उस सब टॉपिक को फिर से थ्योरी से पढ़ के आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद जब आपका ये 7-8 दिन क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आपको इस दौरान, क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान भी आपको यह करते रहना चाहिए कि एटलीस्ट 2 पेपर पर वीक आपको जरूर देने हैं। 2 पेपर मिनिमम है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एवरी ऑल्टरनेट डे भी ये टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैंने आपको बताया कैसे देना है, एग्जाम सिमुलेशन में देना है। और फिर फाइनली आखिरी के 4-5 दिन थोड़ा रिलैक्स रखेंगे, क्योंकि उसमें हमें कुछ याद करने वाली चीजों को फिर से रिवाइज करना है। जो हमने फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं जिनमें हम चीजें बार बार भूल जाते हैं वो लिखी हुई है, या हमने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं जिसमें हमने फॉर्मूला वगैरह लिखे हुए हैं, या फिर कुछ रिएक्शंस लिखी हुई हैं, उन सबको फिर से रिकॉल करना है। तो ये आखिरी के 4 दिन का काम है। और लास्ट 1 दिन पहले आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करना है। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आखिरी दिन वैसे भी मोस्टली कुछ लोगों का सेंटर बाहर आता है तो वो अपना टाइम मूवमेंट में लगा देते हैं, इधर से उधर जाने में लगा देते हैं। तो वो वाला दिन हमें फ्री रखना है, उस दिन पढ़ने का कुछ नहीं रखना है। और उस दिन हमें अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करने के लिए देना है कि हम अपने आप को मोटिवेट करेंगे कि मैंने अब तक जितना पढ़ा है वो मुझे अच्छे से याद रहेगा, कि अगर मैं ये जो मैंने पढ़ा है वो अगले 2 दिन तक याद नहीं रख पाया तो आगे तो क्या ही कर पाऊंगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आखिरी के दिन आप एकदम फ्री रखें, पूरा फ्री रखिए। और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ नाश्ते के साथ कुछ पढ़ना हो तो वो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आप लास्ट डे फ्री रखिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो मैंने यहां पे प्लान दिया है इसी के अकॉर्डिंग
आने वाले महीने में एलन नीट पर भी हम लोगों ने सेम टू सेम इसी प्लान को फॉलो करते हुए आपके लिए पूरा प्लानर रेडी किया है। सबसे पहले मैराथन क्लासेस आने वाली हैं 11th के टॉपिक्स की, जिसमें एक दिन में एक सर आएंगे और वो पूरे टॉपिक्स को पूरा रिवाइज करा देंगे। या तो वो पूरा 11th फिजिकल होगा, या 11th बॉटनी होगा, या 11th फिजिक्स होगा, और फिर उसके बाद सेम चीज 12th के लिए चलेगी। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आने वाली है जिसका नाम हम लोगों ने सुपर 99 रखा है, जिसमें 1000 के आसपास के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आएंगे, जिसमें हर एक सेशन में 150 से 200 क्वेश्चन होंगे और वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस को स्ट्रांग करेगा। और टेस्ट की बात करें तो आपको एटलीस्ट 2 टेस्ट पर वीक देने हैं, और इसके लिए हम लोगों ने 2 AIoT प्लान किए हैं जो 19 तारीख और 23 तारीख को होगा। और इसको आप कैसे दे सकते हैं इसकी पूरी डिटेल्स हम जल्दी आपके सामने शेयर करेंगे। और ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ओपन फॉर ऑल है, मतलब इसमें एलन और एलन के बाहर के सभी तरह के बच्चे इसको एग्जाम में देंगे। बहुत बड़ा मास इस टेस्ट को हर साल देता है। इसका नाम नीट से पहले नीट होता है। इसकी जो प्रिपरेशन है, इसका जो तरीका है वो बिल्कुल वैसा होता है जैसा एक्चुअल में नीट में आप लोग देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम लोग लास्ट में जो कंप्लीट रिवीजन सीरीज है वो भी हम लोग लेके आएंगे, जिसका नाम होगा अंतिम प्रहार। और इन 3 दिनों में, लास्ट के 3 दिनों में, एक दिन में कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट फिजिक्स और एक दिन में कंप्लीट केमिस्ट्री हम आप लोग को फिर से रिवाइज कराएंगे। और लास्ट दिन जो आपका रिलैक्स करने का दिन होगा, उस दिन पूरी एलन नीट की टीम आपको ऑल द बेस्ट कहने के लिए आएगी और कुछ प्रो टिप्स देगी कि आप अपनी इस टाइम पे एंजाइटी कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि बिग डे का प्रेशर तो होता ही है, चाहे आप कुछ भी कहो। तो भैया हमें इतना पढ़ना है कि बात सिलेक्शन तक पहुंच जाए। आपको ऐसी तैयारी करनी है कि समदर्स मैक्सिमम इज योर मिनिमम, क्योंकि हो सकता है कि जिस रात रिजल्ट आए उस रात एनटीए के पोर्टल पे आपके नाम के आगे क्वालिफाइड लिखा हो, क्योंकि हो सकता है उस रात खुशी के मारे आपको नींद ना आए, क्योंकि हो सकता है कि अगली सुबह आपके दोस्त और आपके रिश्तेदार आपका स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाएं। तो होने को कुछ भी हो सकता है, तो पूरे दम से पढ़िए और इतना दम लगाइए कि बात सिलेक्शन तक पहुंच जाए।